हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम 18 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले टॉपिक्स होंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक एजुकेशन से संबंधित है। हाल ही में IIM कोझिकोड, जो कि केरल में है, ज्ञानोदय केंद्र की शुरुआत की गई है। IIM कोझिकोड ने ज्ञानोदय शिक्षण, नवाचार और प्रकाशन केंद्र शुरू किया है। यह विजन 2047 और NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य क्या है? सीमित शैक्षणिक सामग्री का विकास करना, शिक्षण विधियों में नवाचार और वैश्विक तथा समावेशी शिक्षण पद्धति को बढ़ावा देना। नवाचार क्या होता है? नवाचार यानी इनोवेशन एक ऐसा रचनात्मक और परिवर्तनशील विचार या प्रक्रिया होती है जो किसी उत्पाद या सेवा या फिर कार्य प्रणाली में एक नवीनता और उपयोगिता जोड़ता है। यह सिर्फ कुछ नया सोचने का नाम नहीं है, बल्कि उसे व्यवहार यानी प्रैक्टिकल रूप में लाकर समाज, शिक्षा, उद्योग या फिर तकनीक में बदलाव लाने की प्रक्रिया होती है। या इसे कह सकते हैं, या किसी मौजूदा चीज़ में गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव सुधार या नई दिशा देने का प्रयास होता है। सीमित शैक्षणिक सामग्री, इसमें शब्द यूज किया गया है। या समीक्षित शैक्षणिक सामग्री, समावेशी शैक्षणिक सामग्री क्या है? यह एक ऐसी इंक्लूसिव टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया होती है जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर भाषाई रूप से अलग हों, उन्हें समान अवसर और सम्मान के साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षण पद्धति विविधता को स्वीकार करती है और सभी छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। इसका उद्देश्य होता है कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो। हम पढ़ रहे थे कोझिकोड में शुरू किया गया, IIM कोझिकोड में शुरू किया गया ज्ञानोदय केंद्र के बारे में। इसका उद्देश्य हमने पढ़ लिया। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें 30+ केस स्टडी, नई पुस्तकें, 3 शिक्षण मॉडल, पांडुलिपि प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाएंगे। पिछले साल यूनेस्को की तरफ से केरल के कोझिकोड को लिटरेचर सिटी घोषित किया गया था, इसके मलयालम साहित्य में कोझिकोड के योगदान के लिए। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। IIM कोझिकोड द्वारा हाल ही में किस पहल की शुरुआत की गई? शिक्षा क्रांति मिशन, ज्ञानोदय केंद्र, डिजिटल शिक्षा मिशन या फिर भारत नवाचार योजना? इसका आंसर है ज्ञानोदय केंद्र। IIM कोझिकोड ने शिक्षण, नवाचार और वैश्विक शिक्षा के लिए ज्ञानोदय केंद्र की स्थापना की। केरल के बारे में जानते हैं, जहां पर कोझिकोड है। केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसे अक्सर ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। यह भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर। कोझिकोड IIM में यह ज्ञानोदय केंद्र शुरू किया गया है। इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। केरल के मलयालम यहाँ की प्रमुख भाषा है। साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है, लगभग 96.2%। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।
यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य में कथकली, मोहिनीअट्टम और थेयम है। यहाँ के प्रमुख त्योहार में ओणम, विशु, क्रिसमस और ईद हैं। राजकीय प्रतीकों के बारे में जानते हैं। यहाँ के राजकीय प्रतीकों में सबसे पहले राज्य पशु भारतीय हाथी, पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, वृक्ष नारियल का पेड़ और पुष्प गोल्डन शावर है तथा फल कटहल है। यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में मसाला उद्योग, काजू, रबर और कोयर है। पर्यटन और विदेशी मुद्रा भेजने वाले प्रवासी मलयालम समुदाय का यहाँ पर बड़ा योगदान है और मानव विकास सूचकांक में भारत में यह अग्रणी राज्य है। राष्ट्र एनईपी के बारे में अभी जिक्र आया था, इसलिए हमें एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेकर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नई एजुकेशन पॉलिसी का शिक्षा को समावेशी यानी कि बिना भेदभाव के सब तक शिक्षा की पहुंच, लचीली और रोजगार उन्मुख बनाना, भारतीय परंपराओं और आधुनिकता का समन्वय करना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी से पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। इसके माध्यम से स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव होगा? पहले 10+2 प्रणाली के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव करके 5+3+3+4 पैटर्न को अपनाया गया है, जिसमें 5 यानी 5 ईयर है। 5 साल के लिए फाउंडेशन स्टेज होगा एजुकेशन का, जिसमें प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 और 2 होगा। अगला 3 वर्ष के लिए है प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की एजुकेशन होगी। फिर अगला 3 वर्ष मिडिल स्टेज है, जिसमें क्लास 6 से 8 तक की एजुकेशन, और अगला 4 ईयर सेकेंडरी स्टेज होगी, जिसमें क्लास 9 से 12th तक की एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा इसमें क्लास 5th तक मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है और कक्षा 6 यानी क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और कोडिंग की शुरुआत के प्रावधान इसमें किए गए हैं। और परख पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकन के लिए, शिक्षा के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय केंद्र की शुरुआत का प्रावधान भी इसमें किया गया। अगला टॉपिक रिलेटेड है ऊर्जा और कल्याण से। हाल ही में बिहार सरकार ने 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इससे 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा तथा सौर ऊर्जा को भी इस योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। यह सामाजिक न्याय और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रयास भी करता है। यह MCQ, बिहार सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? 100, 125, 150 या फिर 75 यूनिट? इसका आंसर है 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है। बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही है। प्रसिद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया और वैशाली है। अगला टॉपिक विज्ञान और तकनीक से संबंधित है। हाल ही में AI प्रशंसा दिवस मनाया गया। कब? 16 जुलाई को, AI एप्रिसिएशन डे। इसका उद्देश्य AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से कुछ पहले शुरू की गई इस दिन, जैसे स्किल इंडिया AI पोर्टल, AI रिसर्च हब और AI यूथ बूट कैंप्स। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है?
यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। इसे आप मशीनों का दिमाग भी कह सकते हैं। एआई क्या करता है? यह इंसानों की तरह सीखता है, अनुभवों से निर्णय लेता है, समस्याओं का समाधान करता है और भाषा को समझता और बोलता है। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। भारत में एआई एप्रिसिएशन डे कब मनाया जाता है? 15, 16, 17 या फिर 18 जुलाई? इसका आंसर है 16 जुलाई। भारत ने 16 जुलाई को एआई एप्रिसिएशन दिवस मनाकर तकनीक के सामाजिक उपयोग को रेखांकित किया है। अगला टॉपिक रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है हाल ही में 16 जुलाई 2025 को। यह 2025-26 से 6 साल तक लागू रहेगी। 100 जिलों में इसके माध्यम से कृषि अवसंरचना यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा और 24,000 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा प्रतिवर्ष। इसकी निगरानी कौन करेगा? नीति आयोग करेगा इसकी निगरानी। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की अवधि कितने वर्षों की होगी? 3, 4, 5 या फिर 6 साल? इसका आंसर है 6 साल, डी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 6 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई है। अगला टॉपिक रिलेटेड है डिजिटल पेमेंट से। हाल ही में यूपीआई पे नाउ लिंकेज का विस्तार किया गया है। 17 जुलाई 2025 से इसका सेवा विस्तार किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच अब रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र हो सकेगा। 13 नए बैंक इससे जुड़े हैं। अब कुल टोटल 19 बैंक जुड़ चुके हैं। यानी अब इसके माध्यम से सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, सिंगापुर के बीच भी रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। यह मनी ट्रांसफ़र मोबाइल नंबरों से भी संभव हो सकेगा। इस पर आधारित एमसीक्यू है। यूपीआई पे नाउ लिंकेज किस देश के साथ भारत का सहयोग है? जापान, अमेरिका, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सुविधा को आसान बनाने के लिए यह सहयोग किया गया है, यह समझौता किया गया है। अगला टॉपिक रिलेटेड है साहित्य और संस्कृति से। हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। कब यह सम्मान दिया? सरला दास की 600वीं जयंती पर। सरला दास कौन थी? सरला दास उड़िया साहित्य के आदि कवि। कौन थे सरला दास? उड़िया साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। उन्होंने 15वीं शताब्दी में उड़िया भाषा को समृद्ध करने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। उन्हीं की 600वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या फिर नितिन गडकरी? इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला टॉपिक रिलेटेड है अंतरिक्ष यानी स्पेस से। हाल ही में इजराइल ने ड्रॉर-1 उपग्रह लॉन्च किया है। कब? 13 जुलाई 2025 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से यह लॉन्च किया है। यह अगले 15 वर्षों तक अपनी सेवाएं देगा। इससे इजराइल की संचार आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह भूस्थैथिक कक्षा में स्थापित होगा। इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है जो मध्य पूर्व में स्थित है। यह देश न केवल यहूदी सभ्यता का केंद्र है बल्कि आधुनिक तकनीक, रक्षा प्रणाली और भू राजनीतिक घटनाओं में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। इसकी राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित भी है। इसकी सीमाएं उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र से लगती है। यहाँ के महत्वपूर्ण शहरों में तेल अवीव, हाइफा और बेरशेबा हैं। एमसीक्यू, ड्रॉर-1 उपग्रह किस देश का है?
ड्रॉर 1 उपग्रह किस देश का है? भारत, इजराइल, जापान या फिर फ्रांस? इसका आंसर है इजराइल। इजराइल का सबसे उन्नत उपग्रह, संचार उपग्रह है ये, ड्रॉर फर्स्ट। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है।